भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन को अगर पूछा जाए कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो आधे से भी ज्यादा, हाँ, आधे से भी ज्यादा को सिर्फ ये मालूम है कि स्टॉक मार्केट बोल के एक चीज है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये कोई जानता नहीं है। हाँ, कोई नहीं जानता, ये बात गलत है, जानते हैं लेकिन बहुत कम संख्या। आज के डेट में भी भारत में सिर्फ 5 से 6% लोग ही है जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, बाकी लोग निवेश नहीं करते हैं। अभी आप सोचिए, यही परसेंटेज अगर 5-6 से बढ़ के 20 से 25% हो जाए, तो हमारा इंडियन मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये बात एक बार सोच लीजिएगा। अभी देखिए, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि इसका बहुत सारा रीजंस होता है। एक तो है, हमारे देश में अभी तक जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस उतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये एकदम ग्रास रूट लेवल पे नहीं पहुंचता है इंसानों के लिए। लेकिन आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो जैसे इन्फ्लुएंसर्स होता है, ये चीज अगर हर इंसान के पास पहुंचा दे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में करना क्या है, स्टॉक मार्केट में होता क्या है, तो ये सब चीज अगर आसान भाषा में समझाया जाए, तो बहुत सारा लोग इंटरेस्टेड जरूर होगा। और ये लोग अगर इंटरेस्टेड होगा और जान के समझ के अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तब आप सोचिए हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। क्योंकि सिर्फ 5 और 6% ही हम लोग हैं जो कि इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये दिन ब दिन अगर बढ़ता जाएगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन कहाँ होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं अपने हिसाब से जितना हो सके आप लोगों को सहज सरल भाषा में समझाने के लिए कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है। और ये स्टॉक मार्केट में जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं, जब स्टॉक्स आप खरीदोगे, तब क्या क्या चीज चेक करना होता है। पहले ही बता देता हूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को एडुकेशन देने के लिए ही ये चैनल खोला गया है, ट्रेडिस्तान। और ये चैनल ट्रेडिस्तान में आप सब लोगों को दिल खोल के स्वागत करता हूं। और चलिए अभी देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदने से पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या देखना होता है। देखिए, तो पहला चीज जो हम स्टॉक्स खरीदने से पहले देखेंगे, वो है मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। मान लीजिए कोई भी कंपनी का शेयर का दाम है, एग्जांपल की तौर से ले लेते हैं 1000 रुपए, और मान लीजिए उस कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ इंटू 1000 होगा उसका मार्केट कैप, जो कि लगभग आता है 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ होगा उस कंपनी का मार्केट कैप। तो ये मार्केट कैप किसके लिए लगता है, ये मार्केट कैप से ही आप जान पाओगे कि कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है, उसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन कितना ताकतवर है। देखिए, हम जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी को डाइवर्स करते हैं ना, लार्ज कैप कंपनी का मोटा मोटी इंडिया में तो कोई ऐसा बेसिक बेंचमार्क नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ का मार्केट कैप से अगर ज्यादा हो, तो उसको लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। जैसे कि आपका रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, बहुत सारा है। 5,000 से 20,000 करोड़ का जो मार्केट कैप होता है, उसको हम मिड कैप बोलते हैं। और 5,000 करोड़ से जो नीचे होता है मार्केट कैप, उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। तो ये मार्केट कैप से ही पता चलता है कंपनी कितना मजबूत है। जितना ज्यादा मार्केट कैप होगा, उतना ही ज्यादा कंपनी को हिलाने में किसी को तकलीफ होगा, कंपनी उतना मजबूत रहेगा। ठीक है, तो मार्केट कैप ज्यादा मतलब उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा ऑटोमेटिक ज्यादा रहेगा। तो मार्केट कैप हो गया पहला चीज। दूसरा पॉइंट जो है वो है पीई रेशियो। ये पीई रेशियो मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब
कंपनी का जो स्टॉक का दाम होगा और कंपनी का जो अर्निंग्स होगा वो पर स्टॉक में कितना होता है, इसको ही कहते हैं पी रेशियो। ये पी रेशियो ज्यादा होना मतलब है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसे ही देखने से आपको नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि पीई रेशियो अगर ज्यादा हुआ, इसका मतलब है कि वो जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। और कभी भी हम ओवर वैल्यूड चीज को क्यों खरीदेंगे, अगर कोई दूसरा पैरामीटर्स भी होगा उसको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर कोई दूसरा पैरामीटर्स है उसको सपोर्ट नहीं करने के लिए, तो हम जरूर उस ओवर वैल्यूड चीज को कभी नहीं खरीदेंगे। तो पी रेशियो क्या होता है, एक कंपनी का पी रेशियो होता है और इंडस्ट्री का पी रेशियो होता है। मान लीजिए हर एक इंडस्ट्री, जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गया, जैसे एआई का इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल ईवी का इंडस्ट्री हो गया, तो मतलब मोटर्स का, तो जो जो इंडस्ट्रीज रहता है हर एक इंडस्ट्रीज का एक अलग अलग पी रेशियो होता है, पी स्टैंडर्ड होता है। तो मान लीजिए उस इंडस्ट्री में उस स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसका जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। ये भी हो सकता है कि बाकी इंडस्ट्रियों में से जो वो कंपनी है, बाकी कंपनियों से वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये चीज से ही आप केवल पूरा जो स्टॉक्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसको आपको ये फैक्टर आपको जरूर कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गया दूसरा पॉइंट। तीसरा चीज है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इसका मतलब है कंपनी ने कितना लायबिलिटीज, मतलब कितना डेब्ट है कंपनी में, मतलब कितना लोन लिया है कंपनी ने, और उसको टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है उससे डिवाइड किया जाता है। अभी ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर एक के नीचे है तो इसको अच्छी नजर से देखा जाता है, लेकिन अगर एक से ऊपर है मतलब कंपनी ज्यादा लोन लेने में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको ज्यादा ग्रोथ नहीं आता है, तो ये डेब्ट टू रेशियो एक से अगर नीचे रहेगा सबसे बढ़िया है। लेकिन कभी कभार होता है, मान लीजिए नया कंपनी है, ये अगर एक से ज्यादा भी है तो हमको देखना है अदर पैरामीटर्स इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि होता है कि पहले बैंक से लोन लिया जाता है या बहुत सारा लोगों से लोन लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब ग्रोथ में प्रॉफिट आता है, ग्रोथ के लिए प्रॉफिट आता है, तो वो लोन को मिटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर ये डेब्ट टू रेशियो घट नहीं रहा रहेगा ईयर टू ईयर, तो इसमें दिक्कत आ सकता है। और आपको ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि ज्यादा अगर कंपनी का डेब्ट होगा तो उस कंपनी में निवेश ना करें। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स है आरओई को देखते हैं कि आरओई मतलब है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट, मतलब नेट इनकम जो हो रहा है उससे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का जो शेयर्स है डिवाइड किया जाता है। और ये आरओई जितना ज्यादा रहता है मतलब है कंपनी जो अपना शेयर होल्डर्स है उसका फंड को अच्छे से मैनेज कर रहा है और उसका ऊपर प्रॉफिट ज्यादा, मतलब जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है उसको ज्यादा वो बढ़ा रहा है। तो ये कंपनी का आरओई अगर ज्यादा होगा तो हर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा देखेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आरओई ज्यादा होना अच्छा है। आरओई कम होना मतलब है कंपनी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है उसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। ये भी होता है एक्सेप्शनल केस में, अगर कंपनी नया हो तो आरओई कम आएगा क्योंकि उसको आर&डी और बहुत सारा चीज में ज्यादा इन्वेस्ट पहले करना होगा। जो ग्रोथ होता है, जो प्रॉफिट्स होता है वो बाद के ईयर्स में देखा जाता है। लेकिन अगर कंपनी बहुत दिनों से है और उसका आरओई ज्यादा अच्छा है तो उस कंपनी में निवेश करना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। उसके बाद आते हैं अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ये भी एक बहुत अच्छा चीज है और ये हमेशा देखना चाहिए
कि कंपनी का ईपीएस कितना है। अगर कंपनी का ईपीएस ईयर टू ईयर बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है इसका जो ग्रोथ मीटर, इसको देखा जाता है प्रॉफिटेबल मीटर या ग्रोथ मीटर। जैसे होता है ना गाड़ी में स्पीड मीटर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका अगर जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये क्या है, ये है कंपनी का नेट इनकम, उससे माइनस किया जाता है जो डिविडेंड्स देते हैं, प्रेफर्ड डिविडेंड्स, उससे डिवाइड, टोटल जो इनकम माइनस डिविडेंड्स होता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है और ये चीज निकल के आता है। अगर ये चीज अर्निंग पर शेयर अच्छा हो रहा है और हर ईयर टू ईयर ये बढ़ रहा है, मतलब कंपनी एक ग्रोथ गियर में है और इस कंपनी में निवेश करना अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगला पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले एक चीज बोलना भूल गया कि अगर ये नेगेटिव ईपीएस हुआ, नेगेटिव ईपीएस मतलब ये जनरली गुड साइन नहीं होता है, लेकिन जैसे कि कहा कंपनी का अगर इनिशियल स्टेज है, उसका आरएनडी या बहुत सारा चीज में ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, आउटकम उतना नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में ये प्रॉफिट नहीं कमाएगा, क्योंकि हर कंपनी जब नया होता है उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिटर्न से पहले। तो ईपीएस हो सकता है उस कंपनी का बाद में ग्रो करे, लेकिन अगर कोई कंपनी का ईपीएस ग्रो कर रहा था लेकिन कुछ सालों से ये लगातार घट रहा है, इसका मतलब है उसमें कुछ गड़बड़ है, ये चीज ध्यान देना। अब चलते हैं बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू क्या होता है? देखिए, बुक वैल्यू मतलब है जो कंपनी का एसेट्स होता है और जो लायबिलिटीज होता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये किया जाता है। और बुक वैल्यू कंपनी का जो कोर इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब है असली वैल्यूएशन क्या क्या है। मार्केट में तो शेयर का दाम हो सकता है 2000, लेकिन उधर देखना उसका ओरिजिनल बुक वैल्यू क्या है। अगर बुक वैल्यू होता है, बहुत सारा केसेस में होता है, बुक वैल्यू है 100 रुपए लेकिन मार्केट वैल्यू है 1000 रुपए, बुक वैल्यू है 200 रुपए, मार्केट वैल्यू है 4000 रुपए, होता है बहुत केसेस में, बहुत चीजें होता है। मैं एक एग्जांपल की तौर की बता रहा हूं। अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है वो जो स्टॉक है वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब लोग उसको लेके ज्यादा ऑप्टिमिस्ट है कि ये और भी ग्रो करेगा और भी ग्रो करेगा। और बुक वैल्यू से अगर मार्केट प्राइस कम है तो इसका मतलब है वो शेयर अंडर वैल्यूड है। अभी देखिए, अंडर वैल्यू का बहुत सारा रीजन हो सकता है कि वो शेयर असल में परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इन्वेस्टर ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और ये भी हो सकता है कोई रीजन से कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है लेकिन कंपनी में दम है, आपको लगता है ये कंपनी में पोटेंशियल है, ये आगे बहुत बढ़ेगा, ग्रोथ देगा, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक को अब जब खरीदेंगे और जब उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, अगर कंपनी में दम है तो तब आप सोच लीजिए कि ये आपको कितना मुनाफा दे सकता है। तो बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी बुक वैल्यू को मत नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि बुक वैल्यू आपको बताएगा कि असल में उस स्टॉक का क्या प्राइस है। बुक वैल्यू के बाद आता है फेस वैल्यू। अभी ये फेस वैल्यू क्या है? मान लीजिए उस कंपनी ने जब लॉन्च किया था कोई भी कंपनी, तो कंपनी का जिसने चालू किया था, मतलब आप समझ सकते हो जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स, जो कंपनी को पहले चालू किया था, ठीक है, तो वो एक आपस में मीटिंग होता है। जो जो देखिए, प्रोमोटर्स बहुत सारा होता है, किसी किसी कंपनी में एक या दो होता है, किसी किसी में 10-12 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो प्रोमोटर्स आपस में बैठ के एक शेयर का जो वैल्यूएशन करता है कि ये शेयर हम इतने में लॉन्च करेंगे, तो वही होता है फेस वैल्यू। ये है एक्चुअल वैल्यू नहीं, ये है इनिशियल इश्यूएंस वैल्यू ऑफ द शेयर। देखिए, ये इतना ज्यादा आपको लगेगा नहीं कोई स्टॉक्स खरीदने में, लेकिन फेस वैल्यू एक बार देख लेना, क्योंकि देखिए फेस वैल्यू 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए इसके आसपास ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्राइस है ये प्रोमोटर्स ने पर शेयर ये प्राइस में खरीदा था। इसका मतलब ये नहीं है इससे कुछ होगा, लेकिन जो डिविडेंड जो कंपनियां देते हैं वो ये फेस वैल्यू के ऊपर ही देते हैं। ये बोलते हैं ना कि 50% हम डिविडेंड दे रहे हैं, 100% डिविडेंड दे रहे हैं, 70% डिविडेंड दे रहे हैं। 70% अगर करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर देगा तो लोगों की तो लाइन लग जाएगा वो स्टॉक खरीदने में, स्टॉक्स इशू कम पड़ जाएगा। वो एक्चुअली फेस वैल्यू के ऊपर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप
इमीडिएट जब खरीदेंगे इसको उतना नहीं लगेगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका फेस वैल्यू क्या है। उसके बाद आते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड मतलब बहुत सारा कंपनी देते हैं, बहुत सारा कंपनी नहीं देते हैं। तो डिविडेंड मतलब जो टोटल डिविडेंड साल में दिया जाता है वो संख्या डिवाइडेड बाई उस शेयर का जो करेंट प्राइस है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी ने आपको 10 रुपए डिविडेंड दिया साल में, टोटल एक बार 6 रुपए एक बार 4 रुपए। अभी उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो है 100 रुपए। तो उसने डिविडेंड टिल क्या दिया, 10/100 × 100 मतलब 10%। यही है डिविडेंड टिल। तो डिविडेंड टिल जितना ज्यादा होता है, ये क्या होता है ना, बहुत सारा आदमी होता है कि ये स्टॉक्स देखते हैं जिसमें डिविडेंड देता है, तो वो स्टॉक्स भारी तादाद में खरीदते हैं ताकि उसको एक कंसिस्टेंट डिविडेंड मिले। उस डिविडेंड एक इनकम की तरह वो देखते हैं, इनकम जनरेट होता है उस डिविडेंड से। तो ये मैं कहूंगा कि देखिए, जो डिविडेंड देता है वही अच्छा है, जो डिविडेंड नहीं देता है वो अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत फहमियां है। डिविडेंड देना कंपनी के ऊपर है। बहुत सारा कंपनी डिविडेंड नहीं देते, लेकिन उसका ग्रोथ पैरामीटर सब देखेंगे, उसका ईयर ऑन ईयर आप ग्रोथ देखिएगा, वो बहुत अच्छा होता है। जो बहुत सारा कंपनीज ऐसा होता है कि डिविडेंड तो देते हैं लेकिन उसका ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता है। मतलब आप जिसके लिए स्टॉक्स खरीदते हो कि आपका वेल्थ क्रिएट हो, वो नहीं होता है। तो ये सब चीज बेसिक चीजें हैं जो आपको देखना चाहिए। इसके अलावा आपको जो देखना चाहिए वो ये है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल शीट होता है, ठीक है, उसमें आपको जो रेवेन्यू है, जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है, ये चीज देखना है कि कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट स्टैग्नेंट है कि नहीं, कंपनी कभी कभी हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट गिर भी रहा है, वो भी देखना चाहिए और उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि ये स्टॉक्स हमको अपने पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना है। अभी ये पोर्टफोलियो क्या चीज है, ये पोर्टफोलियो है हम जो जो स्टॉक्स खरीदते हैं, जो जो चीज खरीदते हैं, वो सबको मिला के हमारा पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये है पोर्टफोलियो। तो उसमें आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये सब कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है ये देखना होता है। अभी ये तो हो गया आप क्या क्या चीज देखेंगे। और एक चीज बाकी है, आप जब स्टॉक्स खरीदेंगे तब स्टॉक्स में देखेंगे कि इसमें जो स्टॉक्स आप खरीद रहे हो कि कितना प्रोमोटर्स का परसेंटेज है, इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने किया है, कितना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने किया है, कितना रिटेलर्स किया है। देखिए मेरा एक सजेशन है, मानेंगे कि मानेंगे नहीं मानेंगे आपके ऊपर है, कि जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स मतलब एफआईआई डीआईआई ज्यादा करे इन्वेस्ट करेगा, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा सेफ ज्यादा है, ना कि जिस स्टॉक्स में रिटेलर्स का परसेंटेज ज्यादा है उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। देखिए ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स हमेशा गलत होता है, लेकिन क्या है ना कि हमसे ज्यादा इस चीज को लेके जो फंड मैनेजर्स है वो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, वो लोग के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। और वो लोग अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, उसका बहुत सारा पैरामीटर सही है, इसलिए ना वो लोग एफआईआई डीआईआई जो है, प्रोमोटर्स जो है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर देखेंगे कि किसी में उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स का ही ज्यादा भीड़ है, तो उससे थोड़ा दूर बरकरार रखिएगा। ये एक एडवाइस है। बहुत सारा चीज ध्यान रखना होता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि आप अगर स्टॉक्स खरीद रहे हो, कोई न्यूज देख के वो स्टॉक्स ना खरीदे। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि आप तक जब वो न्यूज पहुंच रहा है तब आपको वो न्यूज खिलाया जा रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, बहुत आगे जाएगा। और आप देखेंगे मैक्सिमम तौर पे यही होता है कि जब आप वो स्टॉक्स खरीद लेंगे न्यूज देख के, तभी वो स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगेगा। ये क्या होता है कि पहले पंपिंग आने से पहले, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट होने से पहले बताया नहीं जाता है। जब वो स्टॉक उठने लगता है तब सबके नजर में पड़ता है कि ये स्टॉक तो बढ़ रहा है, और रिटेलर्स इधर ही गलती करते हैं कि तब वो जाके स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। अब जब खरीदते हैं तब क्या होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर्स होता है, एफआईआई डीआईआई या ऐसा कोई इन्वेस्टर्स होता है, वो तब बेचने लगते हैं।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी न्यूज के आधार पे कहीं पर यूट्यूब में देखा, फेसबुक में देखा, इंस्टाग्राम में देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहीं पर भी देखा कि कोई बता रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक का आपको चेक करना है, टेक्निकल एनालिसिस चेक करना है, फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना, देखना है कि रिसेंटली उसने कितना ऊपर उठा है। अगर ज्यादा ऊपर उठ गया है तो भाई उसको तब खरीदना उतना लाभदायी नहीं भी हो सकता है। कभी कभार तो होता है लाभदायी, ऐसा नहीं कि 100% टाइम गलत होता है, लेकिन अब देखिएगा ये ज्यादातर टाइम ही आपका उल्टा साइड में स्टॉक्स चला जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी का स्टॉक्स टिप्स मत लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा स्टॉक्स फेवर्ड है, मतलब आप, और ये भी देख लीजिएगा कोई स्टॉक्स अगर मान लीजिए आप वॉच लिस्ट में रखिए, अभी मान लीजिए वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है, तो वेट कीजिए कुछ स्टॉक्स में करेक्शन आने का, क्योंकि हर स्टॉक्स करेक्शन फेज में जरूर आता है। करेक्शन टाइम में खरीद दीजिएगा, इसके लिए आपको लगेगा टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान, और आज जो हमने आपको दिया वो है सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस। इसके साथ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को मिलाएंगे तो आपका एनालिसिस और भी ज्यादा परफेक्ट होगा और आप उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की चांस रखेंगे। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस भी आप चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पार्ट 2 टेक्निकल एनालिसिस। हम जरूर पार्ट 2 टेक्निकल एनालिसिस को रखेंगे और उसके बाद हम कंबाइन करके आपको दिखाएंगे भी कुछ स्टॉक्स को एग्जांपल लेके कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को कैसे कंबाइन करके स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं और कौन सा टाइम में खरीदेंगे वो भी हम मार्क करके रखते हैं। ये हम आपको डेमो एग्जांपल की तरह भी दिखा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगर आप चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ, या हम जो डेली एनालिसिस जो करते हैं इसके साथ भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त आप सब मिलकर शेयर बाजार में जितना लोग आएंगे उतना प्रॉफिटेबल होने का चांस ज्यादा होगा, क्योंकि उतना पंपिंग ऑफ फंड्स होगा। तो इसीलिए वीडियो को काइंडली शेयर कर दीजिए, काइंडली लाइक कर दीजिए, और चाहे तो कमेंट भी कर सकते हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।